तो आज हम लोग 10th क्लास के हिंदी से संबंधित काव्य खंड पढ़ेंगे। और काव्य खंड में जो स्वदेशी है, पाठ जो स्वदेशी है काव्य खंड का, उसके बारे में कुछ जानेंगे। पहले जान लेते हैं जो स्वदेशी काव्य खंड है, इनके जो रचनाकार हैं वो बद्री नारायण चौधरी हैं, जिनको शॉर्टकट में हम लोग प्रेम घन बोलते हैं। इतना इनका नाम बड़ा है ना कि जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसको समझने में, याद करने में थोड़ा कठिनाई होती है, बोलने में भी कठिनाई होती है। इसीलिए उनका एक नाम दे दिया गया है प्रेम घन। जिस प्रकार हम लोगों का एक निक नेम होता है, ओरिजिनल नाम तो होकबे कर रहा है, वो आदर्श नाम रख दिया जाता है ताकि बोलने में थोड़ा आसानी हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा एक छोटा सा चैनल है, जिसके माध्यम से जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं, जो अभी फिलहाल में 2022 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के बीच कुछ सिखाने का प्रयत्न करता हूं। मेरे चैनल का नाम है मस्ती MGS 0.2। अच्छा लगे तो YouTube पे जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए जानते हैं स्वदेशी जो होता है, स्वदेशी जो पाठ है, ये काव्य खंड है जिनका रचनाकार बद्री नारायण चौधरी हैं। कवि का परिचय जान लेते हैं। ये जो बद्री नारायण चौधरी जो थे, ये भारतेंदु द्वीप के कवि थे। ये भारतेंदु द्वीप के कवि थे, जिनका जन्म जो है 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यूपी लिख दिया है तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यूपी का मतलब होता है यू से उत्तर और पी से प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो एक भारत का राज्य है। इनका निधन जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन 1922 ईस्वी में हुआ था। ये अपने जीवन काल में काव्य और जीवन दोनों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। ये अपने जीवन में और काव्य में दोनों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे, अपना गुरु मानते थे। और आगे चलकर इन्होंने 1874 ईस्वी में अपने समाज को थोड़ा विकसित बनाने के लिए, अपने समाज को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की, ताकि इनके बातों को थोड़ा गौर किया जाए और समाज को और विकसित किया जाए। और उसके साथ साथ कुछ पत्रिका का भी निर्माण किया, जो एग्जाम में पूछता रहता है। बद्री नारायण चौधरी द्वारा जो पत्रिका थी कौन कौन थी, एग्जाम में हमेशा पूछता है। इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका जो हफ्ते हफ्ते में 7 दिन पर आता रहता है, साप्ताहिक पत्रिका इनका था नागरी नीरद। और एक पत्रिका था जो महीने में एक बार आता था, मासिक पत्रिका जो आनंद कादम्बनी से विख्यात था। इन्होंने अपने काव्य खंड को दोहों में चर्चित किया है। दोहा के माध्यम से अपने काव्य खंड को हम लोगों को बीच प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपने काव्य खंड में यह जोर दिया है कि जो हमारे देश के पहले के जो लोग थे और आज के जो लोग हैं, उनमें बहुत भिन्नता हो गई है। जो पहले के लोग थे उनका कुछ रहन सहन, कुछ विचार, बोली व्यवहार, वस्त्र और भोजन
कुछ अलग था, और आज के डेट में लिया जाए जब हमारा देश आजाद हो गया, तो आज के समय में उनका बोली व्यवहार, रहन सहन, रीति रिवाज कुछ भिन्न हो गया है। इन्होंने अपने दोहा के माध्यम से हम लोगों के बीच मार्मिक भावनाओं को प्रकट करते हुए कुछ बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें अपने देश के सभ्यता को, अपनी मिट्टी की सभ्यता को कहीं भूलना नहीं चाहिए। उस पर कभी भी अमल करना चाहिए, उस पर ही हमें अड़े रहना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। जिंदगी हमारा कितना भी बदल ना जाए, लेकिन अपनी सभ्यता को कभी भूलना नहीं चाहिए। बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है, कवि बद्री नारायण चौधरी किस युग के कवि थे? ये भारतेंदु युग के कवि थे। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में। पूछता है कि किस जगह पर हुआ था? तो मिर्जापुर में हुआ था। और पूछता है क्वेश्चन कि किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। और अपने काव्य और जीवन, पूरी जीवन में अपना, दोनों में अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। अपना गुरु भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। इन्होंने अपने समाज को विकसित करने के लिए एक समाज की स्थापना की, जिसका नाम था रसिक समाज। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि 1874 ईस्वी में भारतेंदु 1874 ईस्वी में कवि प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना की? तो रसिक समाज की स्थापना की। और कहाँ किया था? मिर्जापुर में। और आगे चलकर इन्होंने 2 पत्रिका का भी निर्माण किया। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। एक साप्ताहिक पत्रिका था जिनका नाम नागरी नीरद था, और एक मासिक पत्रिका था जो महीने में 1 बार आता था, जिसका नाम था आनंद कंदामनी। इसको हम निपटा देते हैं। तो अब कवि के दोहे पर चलते हैं। स्वदेशी। इनके दोहे को समझते हैं। अब कवि के दोहे पर चलते हैं। स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब ही होता है, स्व मतलब अपना, और देशी का मतलब होता है देश, यानी अपना देश। स्व मतलब अपना और देशी का मतलब देश, अपना देश। कवि अपने प्रस्तुत काव्य खंड के माध्यम से, अपने दोहे के माध्यम से कुछ हम लोगों के समक्ष बताना चाहते हैं, कुछ रखना चाहते हैं अपने बातों को। अपने बातों के माध्यम से कुछ हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि आज के जो लोग हैं थोड़ा बदला बदला सा दिख रहे हैं, थोड़ा का बहुत बदला बदला सा दिख रहे हैं। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रित लखात। सबे मतलब सब होता है, सबे मतलब सब, विदेशी मतलब अपना देश छोड़कर जितना भी अदर देश है सब विदेश है। वस्तु का मतलब ये जो बोर्ड है ये भी वस्तु है, मार्कर जो है ये भी वस्तु है। नर का मतलब हो गया जो पुरुष हो गया। गति का मतलब होता है स्वभाव, गति का मतलब होता है स्वभाव। और रति का मतलब होता है लगाव। रित का मतलब होता है पद्धति, पद्धति। लखात का मतलब दिखाई देना, दिखना।
यानी सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रित लखात, यानी कवि का कहने का अभिप्राय है इस देश में जो रहने वाले लोग हैं पहले जैसा नहीं दिख रहे हैं। भारतीयता कछु अब न भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शा, यानी भारत के लोग ही अब भारत के जैसा नहीं दिख रहे हैं। उनका स्वभाव, लगाव और रीति रिवाज सब विदेशों के जैसा हो गया है। उनका वस्तु भी लिया जाए तो सब विदेशों से जो वस्तु आ रहा है उनका उपयोग कर रहे हैं, अपने देश के वस्तुओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं मोबाइल। सबको मोबाइल चाइना का अधिक पसंद पड़ता है। कोई कहता है ओप्पो ले लो, कोई कहता है वीवो ले लो, कोई ये नहीं कहता है कि माइक्रोमैक्स ले लो, क्योंकि सबको विदेशों की वस्तु अच्छा लगता है। अपने देश का सब रीति रिवाज को भूल गया है। तो कवि अपने मन से कुंठित है, उदास है इन सभी बातों को सोचकर कि अब भारत के लोग ही अब भारत के जैसा नहीं दिख रहे हैं। उनका लगाव जो है, स्वभाव जो है और रीति रिवाज सब अपने देश से भिन्न हो गया है, अलग हो गया है। अब भारत के लोग ही जो है भारत के जैसा नहीं दिख रहे हैं। इस पर कवि प्रेमधन चिंता को दर्शा रहे हैं, चिंतित हैं कि मेरा देश अब कहाँ जा रहा है। इस देश में जो रहने वाले लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं। अपने वस्तु को उपयोग नहीं, अपने देश के वस्तु का उपयोग न कर दूसरे देश के वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। इसी के कारण जो हमारे कवि हैं वो चिंतित है। मनुज, मनुज का मतलब होता है मनुष्य, भारतीय मतलब अपना देश भारत, देखी मतलब देखना, देखी का मतलब होता है देखना, को मतलब कोई, सकत नहीं पहचान। यानी कवि का कहना है कि अब कोई मनुष्य को देखकर, किसी भी व्यक्ति को देखकर अब हम लोग नहीं पहचान सकते हैं कि कौन मनुष्य मुसलमान है, हिंदू है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। इसको हम लोग देखकर नहीं बता सकते हैं। सब एक जैसे हो गए हैं, विदेशों के जैसे हो गया है। सब लोगों का पहनावा एक ही जैसा हो गया है, विदेशों के जैसा हो गया है। हम लोग उसके पहनावे को, उसके रीति रिवाज को, उसके स्वभाव को देखकर नहीं बता सकते हैं कि कौन सा भारतीय मनुष्य मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है। पहले के जो लोग थे, जो मुस्लिम भाई जो थे, उनका दाढ़ी रहता था, उनका जो पहनावा होता था अलग टाइप का होता था, तो उन लोग देख कर बता देते थे वो मुस्लिम है। हिंदू जो थे उनका पहनावा अलग होता था, उनका स्वभाव रीति रिवाज अलग होता था, तो हम लोग उनको भी देखकर बता देते थे कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। उनके पहनावे को देखकर बता देते थे। लेकिन आज के डेट में लेते हैं, सब जींसे पहन लेता है, सब कुर्ते पहन लेता है, सब कोई दाढ़ी भी नहीं रखता, दाढ़ी को छिलवाता है, कोई दाढ़ी ही रखता है। हिंदू जो है मुस्लिम भाई का रूप ले लिया है, मुस्लिम जो है हिंदू का रूप ले लिया है। अब उसको देखकर नहीं बता सकते हैं कि कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। तो कवि यही बातों को सोचकर चिंता दर्शा रहा है, कह रहा है कि अब हमारे देश के जो रहने वाले मनुष्य हैं अब अपने देश के जैसा नहीं है। उनका जो वस्तु है देश से विपरीत हो गया है, स्वभाव जो है देश से विपरीत हो गया है, लगाव जो है देश से विपरीत हो गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कभी यहाँ पर सभी विदेशी वस्तु बोला है। सभी विदेशी मतलब सब विदेशी जो वस्तु है, इन पर हम लोग के जो बीच भारतीय जो लोग हैं बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अपने देश का जो वस्तु है उनका उपयोग करना वो भूल गए हैं। तो कभी इन्हीं बातों को लेकर बहुत ही उदास है और अपने दोहे के माध्यम से हम लोग के बीच
पहुंचाना चाहता है, ताकि इस पर हम लोग समझकर विचार करें और अपने भारतीय वस्तु को बढ़ावा दें, ना कि विदेशों के वस्तु को बढ़ावा दें। आज के समय में जो शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, ज्यादातर तो ले लिया जाए तो देहात में भी फैल गया है। सब यदि रोटी सब्जी खाने को बोला जाए, सादा भोजन खाने को बोला जाए तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। अपने सभ्यता को भोजन के खाने के लिए बोला जाए तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। लिट्टी चोखा खाने को बोला जाए तो नहीं खाएगा। और वही जगह पर बोल देना पिज्जा, ये क्या बोला, पिज्जा बोला जाता है ना, हाँ पिज्जा, पिज्जा खाओगी, खाएगा, हाँ सब खा लेगा। उस पर ज्यादा जोर देता है, पिज्जा पर, बर्गर पर, छोला पर। लड़कियां सब जो है ना गोलगप्पा पर ध्यान देती है। तो ये सब जितना भी भोजन है ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। जो ये खास करके जो पिज्जा बर्गर जो होता है, विदेशी वस्तु है, विदेशी खाना है, इनका यदि हम लोग सेवन करते हैं तो हम लोग का लीवर खराब हो जाता है। तो इन वस्तुओं का उपयोग ना करके अपने देश में जो रहने वाले जो भोजन है उनका उपयोग करें, ताकि हमारा सेहत भी अच्छा रहे और हम अपने सभ्यता को भी कामयाब रखें। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटकार देते हैं। कवि का अगला जो दोहा है, अगला जो शब्द, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाय, चाल चलन परदेश की, गई नहीं अति भार। यानी कवि अपने प्रस्तुत काव्य खंड में अपने दोहे के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं। पढ़ी विद्या परदेश की, यानी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आज के समय में जो बड़े बड़े जो पैसे वाले जो लोग हैं, उनको उनका जो बच्चा है हमारे देश में नहीं पढ़ रहा है, अपने देश को छोड़कर विदेशों में पढ़ रहा है, ताकि उनका इंग्लिश जो है, इसके अलावा और जितने भी लैंग्वेज है, भाषा जो है, ताकि उसको इस भाषा की जानकारी हो पाए। तो कवि कह रहा है कि पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। आप लोग या कोई भी व्यक्ति यदि विदेशों में पढ़ रहा है तो बुद्धि भी विदेशी के जैसा ही पाएगा। चाल चलन परदेश की, गई उन्हें अति भाई। और उसका जो चाल चलन, स्वभाव लगाव जो होता है विदेशों के जैसा ही होता है। उसको कितने भी अपने सभ्यता के बारे में समझाइए, उसको समझ में नहीं आएगा। जिस प्रकार कोई अदर देश से नहीं आ जाता है, इंग्लिश में इंग्लिश झाड़ता है तो हम लोग को समझ में नहीं आता है क्या बोल रहा है। तो कभी इस बात से चिंतित है कि अपने भाषा को, अपने राष्ट्रीय भाषा को छोड़कर लोग दूसरे भाषा को अपनाते हैं और उनका जो बुद्धि है, दिमाग जो है, विदेशों के जैसा हो गया है। उनका चाल चलन भी, उनका रीति रिवाज भी विदेशों के जैसा हो गया है। ठट्टे विदेशी ठाट सब, यानी उनका जो रहन सहन, ठाट बाट जो है, हम लोग अपने सभ्यता में कहेंगे उसका ठाट बाट देखो, तो उसका जो ठाट बाट जो होता है सब विदेशों के जैसा हो गया है। सपने हूँ जिसमें न कहूँ भारतीय लेस। और कवि कहता है कि हम सपनों में ना सोचले रही कि हमारे देश के आदमी, हमारे इस देश के आदमी ऐसा होंगे, अपने देश के सभ्यता को छोड़कर, संस्कृति को छोड़कर विदेशों के जैसा बनेंगे। और इन्हीं सभी बातों को सोचकर कवि चिंतित है और अपने काव्य खंड के माध्यम से लोगों को जागृत करना चाहता है कि हम लोगों को कितना भी पढ़ जाए, कितना भी शिक्षित हो जाए, अपने सभ्यता को कभी नहीं भूलना चाहिए। उस देश के भाषा को, उस देश के बुद्धि को नहीं सीखना चाहिए जो हमारे देश को वर्षों से गुलाम बनाया। उस देश के संस्कृति को नहीं सीखना चाहिए जो हमारे देश को वर्षों से गुलाम बना के रखा।
हमें अपने देश के संस्कृति को सीखना चाहिए, अपने देश की भाषा को सीखना चाहिए। समय को लिया जाए तो नेता सब होता है जो कहीं कहीं जब होता है ना तो भाषण इंग्लिश में देता है, तो वहाँ पर सब पढ़े लिखे थोड़ी ना होता है। इंडिया में लिया जाए देहात एरिया का तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदी शुद्ध से बोलना नहीं जानते हैं, तो इंग्लिश कहाँ से जानेंगे। वहां पर कोई नेता आता है तो इंग्लिश में भाषण देता है, तो कुछ लोग तो समझते हैं और कुछ लोग ऊपर ऊपर पार हो जाता है। तो नेता भी जो है विदेशों के जैसे संस्कृति को, भाषा को अपना रहा है, तो ऐसे नेता को हम लोग को नहीं चुनना चाहिए जिसका स्वभाव ही विदेशों के जैसा हो। हमें अपने सभ्यता और अपने संस्कृति के जैसा अपने हित में रहकर देश के भलाई के जो करे ऐसे नेता को चुनना चाहिए। और अपने बच्चों को हम लोग को ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए जो हमारे देश की भाषा को अच्छे ढंग से समझ सके और दूसरे को समझा सके। इतने ही आज रहने देते हैं। यदि अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और शेयर भी कर देना है ताकि दूसरे बच्चों तक पहुंचे और उसको भी इस पढ़ाई को देखने में थोड़ा अच्छा लगे, उसको भी थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगे। थैंक यू।